सेक्शन 4 की तरफ मूव करते हैं एंड सेक्शन 4 में 3 क्वेश्चंस है, ईच ऑफ 4 मार्क्स एंड -1 मार्क्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लिस्ट वन shows the 4 configuration, each consists of a pair of ideal electric dipoles and each dipole has a dipole moment magnitude of P oriented as marked by arrows in the figures. In all the configuration, the dipoles are fixed such that they are at a distance to or from along the x directions, ऐसा दे रहा है, and the midpoint of line joining the two dipoles is x. The possible resultant of electric field at x are given in list 2. Choose the correct options. देखिए, आपको लिस्ट 1 में हर एक में ये मिड पॉइंट है, यानी कि अगर ये r डिस्टेंस है तो ये भी r डिस्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड डायपोल्स की ऑलरेडी हम लोगों को नोन है कि डायपोल्स में अगर एक डायपोल लें एंड इससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होती है दैट इज 2kp/r³ एंड ये फील्ड डायपोल मोमेंट के डायरेक्शंस में होता है, और इक्वेटोरियल्स पर जो फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर, और इसकी वैल्यू kp/r³ होता है एंड k की वैल्यू 1/4πε0 है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो x पॉइंट इस डायपोल एंड इस दोनों के लिए इक्वेटोरियल्स है, तो इसकी भी फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगी एंड इसकी भी फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। तो दिस इज ऑल्सो kp/r³, दिस इज ऑल्सो kp/r³ -j में। तो अगर हम देखें तो ये दोनों मिलके 2kp/r³ आ जाएगा, तो इसका मतलब इस p का 2 ऑप्शन इज द करेक्ट, ये 2 ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में अगर देखें तो इसकी फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगी एंड इसकी फील्ड अपवर्ड डायरेक्शंस में होगी, एंड दोनों के लिए r डिस्टेंस सेम है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब नलिफाई करेगा, इसका मतलब q का 1 ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब अगर r ऑप्शंस में देखें तो इसके लिए वो एक्सियल पॉइंट है, तो इसके लिए फील्ड इस डायरेक्शंस में होगी, इसके लिए फील्ड इस डायरेक्शंस में होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 2kp/r³, एंड इसके लिए दूसरे के लिए इस डायरेक्शंस में होगी। तो अगर हम देखें तो इसके लिए kp/r³, तो एक ही ऑप्शंस, ये r का 4 ऑप्शन मैच कर रहा है, r का 4 ऑप्शन मैच कर रहा है श्योरली, क्योंकि इसके लिए 2kp/r³, तो यहाँ पर kp/r³ को कॉमन ले लिए हैं तो 2 बच गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में होगी, इसकी फील्ड इसी डायरेक्शंस में होगी, दैट इज वेरी करेक्ट। एंड अगर s में देखें तो अब इसके लिए उसी डायरेक्शंस में होगी, ये एक्सियल पॉइंट है तो इसकी फील्ड इस डायरेक्शंस में होगी, एंड इसकी डायपोल मोमेंट उस डायरेक्शंस में है तो वो भी उसी डायरेक्शंस में होना चाहिए, तो दोनों सेम डायरेक्शंस में है, तो 2kp/r³ एंड प्लस 2kp/r³, 2kp/r³ एंड प्लस 2kp/r³, तो ये 4kp/r³ हो जाएगा, तो s का 5 ऑप्शंस करेक्ट आ जाएगी। अब अगर देखें तो p का 2, अगर देखें तो p का 2, q का 1, r का 4 एंड s का 5, तो c ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, c ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट देखें अगर तो ये AC सर्किट का क्वेश्चन है। A circuit with an electrical load impedance Z is connected with an AC source as on the figure.
एंड वोल्टेज की वैल्यू 300 साइन 400 टी दिया हुआ है, वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड। लिस्ट वन, अब लिस्ट में कुछ दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको चूज करना है। एंड देखें अगर, तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 300 एंड साइन 400 टी ऐसा दिया हुआ है। एंड फर्स्ट केसेस में वो ओनली रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, तो अगर रेसिस्टेंस लगाएगा तो सिंपली आई इजकल टू वी बाई आर लिखेंगे। तो आई, इसके लिए जो आई हो जाएगा 300 बाई 30 यानी कि 10, एंड फेज में कोई चेंजेस नहीं आएगी, यानी कि साइन 400 टी ही बच जाएगा। तो अब अगर देखें इसके लिए, तो टी को 0 रखेंगे तो आई 0 होगी, और टी की आई की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जाएगा, यानी कि करंट की एम्पलीट्यूड 10 होगी। तो उसके बेसिस पर अगर देखें तो टी का 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, इसकी 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप दूसरे वाले में देखें तो इसमें इंडक्टेंस लगा दिया है एंड ओमेगा की वैल्यू 400 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप एक्सएल फाइंड कर सकते हैं। एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू 400 है, और इंटू 100 इंटू 10⁻³ तो ये 40 ओम आ जाएगा। एंड इसके बेसिस पर अगर आप जेड फाइंड करो तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर एंड प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ये आपका 50 आ गया। तो यहाँ पर जेड अगर 50 आ गया तो करंट की इक्वेशन अगर हम लिखें इस केसेस में तो 300 बाई 50 6 एंड साइन 400 टी एंड माइनस। यहाँ पर देखें तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। तो यहाँ पर करंट कितना लैग करेगा ये निकाल सकते हैं आप। तो अगर सपोज करिए ये आर है और ये एक्सएल है, ये मैं फेज निकाल रहा हूँ, तो अगर ये फाई है तो एक्सएल बाय आर हो जाएगा। तो 4/3 10 फाई इजकल टू 4/3, यहाँ से 10 फाई इजकल टू 4/3 ले सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 53 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर हम 53 डिग्री ले लें तो t इजकल टू 0 टाइम में अगर देखें तो t इजकल टू 0 टाइम में माइनस साइन 53 इज 4/5, तो दिस इज -24/5। तो ये -4.8 के आसपास आ गया। अब इसके बेसिस पर अगर देखें तो सेकेंड का क्या ऑप्शन हो सकता है, हमारा t इजकल टू 0 में करंट -4.5 पर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 5 इसमें मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड का जो है ऑप्शन 5 होना चाहिए। अब अगर थर्ड में देखेंगे अगर, तो इसने R एंड C एंड L तीनों लगा दिया है। तो फिर से अगर हम Z को कैलकुलेट करें तो ओमेगा इज XL इजकल टू ओमेगा इज 400 and multiplied by 25 into 10⁻³ तो ये 10 ओम आ जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप XC को कैलकुलेट करें, मैं R के लिए कर रहा हूँ, XC विल बी इक्वल टू 1/ωc। तो 1/ω is the 400 and C here is 50 microfarad. This is 10⁶
तो ये दोनों जीरो से आप इसको 10⁻³ कर सकते हैं। तो 100 हो गया। C is 50। नहीं, ये 5 and 4 20। तो 1000 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 50 हो जाएगा ना। ये 50 ओम हो गया। दिस इज 50 ओम। तो यहाँ पर अगर देखें तो Z इज XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो 50 माइनस 10 40 का स्क्वायर एंड प्लस 30 स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड में फिर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर्स ज़्यादा है, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब इस केसेस में करंट लीड करेगा। करंट लीड करेगा अगर, तो Z ये है, तो यहाँ पर I की वैल्यू को आप फिर से लिख सकते हैं 6 and sin और 400t and plus and XC by R, XL माइनस XC by R, तो दैट इज 4। ये फिर से वही आ जाएगा, 53 डिग्री आ गया फिर से। ये फिर से 53 डिग्री आ गया। तो t इजकल टू 0 पर अगर देखें तो दैट इज 4/5, तो ये 24/5 आ जाएगा फिर से। तो ये प्लस 4.8 आ जाएगा। तो अगर हम R वाले का देखें तो R वाले में XL माइनस XC की वैल्यू 40 आ गया है, उसके बेसिस पर इम्पीडेंस 50, करंट का वैल्यू ये तो 4.8 प्लस में। तो 4 पॉइंट प्लस में देखें अगर, तो सेकेंड ऑप्शंस हो रहा है। तो R का सेकेंड ऑप्शंस करेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शंस इज द करेक्ट। एंड फिर अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पर पहले की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस में देखें अगर, तो P का 3 है एंड Q का 5 है और R का 2 है। तो एक ही ऑप्शंस है, तो इसमें ये हो सकता है, हालांकि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P इसके ऑप्शंस A आ जाएगा, तो A ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगी। एंड इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। S का 1 दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप XL फाइंड करें तो ओमेगा 400 एंड इंटू 125 इंटू 10⁻³ तो 50 आ गया ये। एंड यहाँ से 50 हमारा, यहाँ से XC में 50 वाले में 50 आ रहा है, दोनों इक्वल हो रही है। तो यहाँ पर XL एंड XC इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट बच जाएगा। तो एंड 60 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ से 5 आ जाएगी। तो मैक्सिमम 5 पर जाएगा वो। इसका मतलब S का 1 होना चाहिए। 0 से स्टार्ट करेगा एंड 5 तक जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट वाले में 30 था तो वो 10 तक जा रहा था, तो लास्ट वाले में 60 के हिसाब से 5 है। इसका मतलब S का 1 होगा। दिस इज वेरी करेक्ट, तो मतलब ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन 4 का लास्ट क्वेश्चन रह गया है। यहाँ पर ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर से रिलेटेड लिस्ट 1 में ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंगली कौन सा सही होगा। लिस्ट 2 में ये आपको मार्क करना है। जैसे फर्स्ट में आपका एनर्जी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। तो अगर हम देखें
तो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर आप देखें तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स में इस तरह का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो ये p का 5 हो जाएगा। सेकंड में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z -1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का जो एनर्जी आप लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के लिए, तो E इज इक्वल टू -13.6 एंड यहाँ पर Z माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड 1/n1 का स्क्वायर एंड -1/n2 का स्क्वायर ऐसा ले सकते हैं। तो अगर देखें तो के अल्फा सीरीज के लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है वो बी आपका 1 आ जाता है। तो इसका मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका Q का 1 हो जाएगा। एंड E Z-1 देखें अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियर विथ मास नंबर इन द रेंज दिस and average nuclear binding energy per nucleon for stable nuclear with the mass number in the range। लास्ट वाले पार्ट में देखें अगर पहले S में, तो E इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z। तो अगर आप रिकॉल करें कि हम मास नंबर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ ड्रॉ करते थे वो यूजुअली इस तरह का ग्राफ आप लेते थे, एंड ये आपका 30 से 170 के बीच में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रहा है। ये 30 से 170 के बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो E इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z। आप ऐसा फोर्थ में देख सकते हैं कि दिस इज द एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्टेबल न्यूक्लियर विद द मास नंबर दिस। तो ये ऑलमोस्ट जेड से, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है, इसीलिए आप S का 4 लगा सकते हैं, S का 4 लगा सकते हैं। एंड electrostatic part of the nuclear binding energy for the stable nuclear with the mass number in the range 30 and 160। अगर ऐसा इसमें देखें अगर, तो अगर सपोज करिए कि आपका एटॉमिक नंबर Z ले लें एंड इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अगर इसमें से किसी एक पर्टिकुलर प्रोटॉन को हम सेलेक्ट करें तो वो रेस्ट Z-1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इंटरेक्ट करेगा। अगर एटॉमिक नंबर Z है और एक पर्टिकुलर प्रोटॉन को अगर सेलेक्ट करें तो वो प्रोटॉन रेस्ट Z-1 नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसीलिए R का 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है। तो अब अगर देखें तो P का 5, Q का 1, R का 2 एंड S का 4, तो C ऑप्शंस इसमें करेक्ट आ रही है। तो C ऑप्शंस इसका करेक्ट होगा।